अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जैतून। नाजरीन, सिविल अस्करी क़यादत दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले जवानों के पास पहुंच चुकी है। आज दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले नौजवानों से वजीर आजम और आर्मी चीफ ने मुलाकात की है और इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी को नाकाम बनाने पर जवानों को खराजे तहसीन पेश करता हूं। बात करेंगे कि ये जो तमाम इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर उजागर हुई है और इस मौके पर आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान साहब यानी कि सिविल और अस्करी क़यादत का नौशकी का दौरा कितना अहम है, इसके साथ साथ बात करेंगे वजीर आजम को मसला कश्मीर पर जल्द पाक भारत मुज़ाकरात की उम्मीद हुई है। क्या मकबूजा कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के है? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उम्मीद करते हैं मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका और चीन में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करना पड़े। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। चूंकि परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से अलहदगी का मामला ज़ेरे गौर नहीं है, यानी कि इत्तेहादियों की ऑपोजिशन से मुलाकातों ने रंग में भंग डाल दिया है और कुछ भी इस वक्त मुतवक्के होता नजर नहीं आ रहा। बात करेंगे जहां पर इस वक्त ऑपोजिशन हुकूमत को हटाने के लिए मुतहर्रिक है, वहीं पर दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है और जलसों की तैयारी शुरू कर दी है। अगर सब ही अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वजीर आज़म इमरान खान साहब अवाम में क्यों जा रहे हैं? जलसों की तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्यों हो रही है, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सेनेटर फैसल वावजा की अहलियत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कल सुनाया जाएगा और इसमें इस वक्त क्या मजीद अपडेट है उस पर बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन की नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से भी इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफी तज्जियाकार सदीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले नोशकी में मौजूद वजीर आजम जवानों से जो खिताब कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये सुन लीजिए। अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ इधर आके, नोशकी आके, इसलिए कि फिर हमें जो ये दहशतगर्दी का जो ये वाक़या हुआ, मैं तो चाइना में था जब मुझे इसकी खबर मिली, तो मैंने तभी फैसला किया कि आते साथ ही चाइना से नोशकी आऊँगा और अपने जवानों को बताऊंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कौम भी खड़ी है। एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। अदील, जिस तरह से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सराहा है और इस मौके पर सिविल अस्करी क़यादत के साथ साथ सिविल क़यादत भी वहां पर मौजूद थी, क्या समझते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट ये दौरा है? लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। सर, सबसे पहले बताइएगा, इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर हम देख रहे हैं, हमारे मुल्क को इसका सामना करना पड़ रहा है और इस मौके पर अस्करी क़यादत के साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब यानी कि सिविल क़यादत भी वहां पर पहुंची है। जवानों के इस वक्त जो उन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम किया उसको सराहा गया है वजीर आज़म की जानिब से। आप क्या समझते हैं इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान साहब का वहां जाना कितना इंपॉर्टेंट है? मारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, खास और मोराल ट्रुप्स के लिए, और जो हालात इस वक्त वहाँ पर हो रहे हैं और जिस तरीके दहशतगर्दी की जा रही है। पिछले 1 महीने में हमारे काफ़ी जवान शहीद भी हुए हैं, एक अफसर भी शहीद हुआ है और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के जवानों ने, एफसी ने कितनी जमावती से उनका मुकाबला किया, कितने लोगों को वहाँ पर पकड़ा, मारा, दहशतगर्दों को एरिया क्लियर किया और उनके हमले नाकाम भी बना दिए। आई थिंक वी गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर ट्रुप्स। लेकिन इस मौके पे जाना, चीफ आर्मी स्टाफ तो पहले भी गए थे, अभी प्राइम मिनिस्टर पे गए हैं और वहाँ पे जवानों के साथ मौजूद होना बहुत ज़रूरी था उनके हाई मोरल के लिए। फिर उनकी 15% तनख्वाहें भी बढ़ा दी तमाम रेंजर्स की, एफसी की, ये भी एक खुश आइन बात है। लेकिन इसके साथ जो एक बात है, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा और टाइम रखने, आई फील कि एक दिन और वहाँ पर रहते, कोयटा में रहते, वहाँ के सदर जो चीफ ट्राइब्स हैं उनसे मिलते, उनसे डिस्कस करते, उनसे वजूहात मालूम करते कि क्या वजह है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद वहाँ पर उसका कोई ना कोई सद्देबाब करते। क्योंकि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए
प्राइम मिनिस्टर को, उनकी टीम को कोयटा में रहना चाहिए, जाके वहां पर जाके बैठे। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली वहां पर हैं कि वो जब गुर्बत होती है, बेरोजगारी होती है, तो फिर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस अपने इन लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं, उनको लालच दे देते हैं, ये मसाइल होते हैं। तो आई थिंक इसके लिए अब तक हम बात है कि कैसे हल निकालना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा पैकेज दें जो वहां पर उनको रोजगार मिल जाए और लोग ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की हद ना चढ़े। ब्रिगेडियर साहब, जब सी पैक के हवाले से, जो सी पैक का दिल है गवादर, और जो दुश्मन को वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, वो हजम नहीं हो रहा और दुश्मन ने टारगेट पे रखा हुआ है बलूचिस्तान को, आप क्या बड़े चैलेंजेस देखते हैं जिस तरह का अभी वाकया हुआ है और जो असला इसमें इस्तेमाल हुआ है और जिस नौयत का ये अटैक किया गया था? ये तो हमारे जवानों ने बड़ी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया और हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया, इतना बड़ा हमला इसको नाकाम बनाया। लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये जो नई लहर शुरू हुई है, क्या ये कोई नए तरीके से शुरू हुई है? ये जो अटैक करने का जो ये तरीका था और जिस अंदाज में इन्होंने चौकियों पे हमला किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान को वो इकोनॉमिकली तरक्की करते नहीं देख सकते। पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन में चाहते हैं, पाकिस्तान को IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल में चाहते हैं। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे, ये प्रॉब्लम है। और फिर हमारी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अहम है। फिर चाइना को, जो एक अमेरिका का है टू कंटेन चाइना, और उसके लिए वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पर पूरा होता नजर आ रहा है। अगर यहाँ से एक गवादर पोर्ट बन जाता है, सीपैक बन जाता है, जो पहला फ्लैगशिप है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मसाइल है, इसके लिए पाकिस्तान को 3 pronged स्ट्रेटजी की जरूरत है। नंबर 1 कि आप सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो बलूचिस्तान की आवाम की वो दूर करें। नंबर 2, ईरान और अफगानिस्तान से बहुत डिटेल में बात करें कि हमें उनसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें उनसे क्या सिक्योरिटी खदशात हैं और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। नंबर 3, हमारी जो मुसल्लह फ़ौज हैं वो अपना काम पूरा कर रही हैं, करती रहेंगी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सीपैक की सिक्योरिटी के लिए 2 इन्फेंट्री डिवीजन रेज किए हुए हैं, वो भी नजर आता है। लेकिन ये जो एक नया ट्रेंड चला है, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें नंबर 1 जो पंजगूर है, ये इससे हमारे गवादर पोर्ट को बड़ा फर्क पड़ा, सीपैक को बड़ा फर्क था, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। और जो नौशिया गिरी, ये रेकोडेक के बहुत नजदीक है। अभी हमारा उनसे जो कंपनी थी उससे काफी मुआहिदा हो गया, मसाइल हल हो गए हैं, $10 बिलियन देने थे वो भी खत्म हो गए हैं, और ये एक नई इकोनॉमिक तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इन चीजों को सोचना चाहिए। कोयटा के मसाइल कोयटा में बैठ के हल करने की जरूरत है, इस्लामाबाद से हल नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि एक तो हमारे वो दुश्मन है, ज़ाहिर उठाया हुआ है, और उन दुश्मनों के पीछे कौन है वो हम सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये वाकयात होते हैं, 3-4 वाकयात हुए जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और इन हमलों को नाकाम बनाया। इस दौरान हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए नाम, जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं, और वो प्रोमिनेंट नाम है, वो बाहर बैठे हुए लोगों की बातों को इंडोर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खुद भी उस मुहिम का हिस्सा हैं, जिसमें कहा गया कि देखें जी, पाकिस्तान की फौज जो है वो यहाँ पर नाकाम हो गई है, जब दहशतगर्द आए तो ये भाग गए, इनका असला नहीं चला, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। एक तो मैं ये बताएं कि हम बहुत 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं कि इदारों के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं पे हमें किसी भी सतह पर कार्रवाई होती हुई इन लोगों के खिलाफ नजर नहीं आती। दूसरा ये बताएं कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा होता है फौज के खिलाफ, क्या इससे अवाम जो आम लोग हैं, सादा लोग हैं, वो इससे उनको उनके कोई जहन पे, उनकी सोच पे कोई असर पड़ता है या कोई असर नहीं पड़ता? बहुत अहम बात है। ये देखें कि सबसे बात ये हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान इज अंडर 5th जनरेशन अटैक, नंबर 1। और इसमें सबसे पहला अटैक ही ये होता है कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अवाम में एतमाद है, इसमें दरार डालें, फौज को और अवाम को दूर करें, और फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को, फौज को कमजोर करके पाकिस्तान के छोटे टुकड़े कर दिए जाएं। ये उनका डिजाइन है। और इसमें हमने सब ने मिलकर भी कहा, देखें, फौज अकेले लड़ाई नहीं करती, यू फाइट एज ए नेशन, और आपने इस नैरेटिव को डिफीट करना है। इसमें हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे कुछ ऑपोजिशन लीडर्स भी हैं, जो इनएडवर्टेंटली आई वुड से ना समझते हुए वो एनिमी के एजेंडे को लेके आगे चलते हैं, जिसमें अपना इंटरेस्ट भी होता है, उनका पार्टी का इंटरेस्ट भी होता है,
और दूसरे एजेंडे भी होते हैं। इसलिए ये हमें सोचना चाहिए, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को पूरी जोर लगाना चाहिए। प्लस आपको अपना सोशल मीडिया जो है नेटवर्क उसको स्टॉक करना चाहिए, काउंटर जरूर करना चाहिए। आपके सामने EU डिसइंफो लैब में क्या कुछ इंडिया कर रहा है, कैसे पाकिस्तान अटैक कर रहा है वो भी हमें मालूम है। हमारे पे फिफ्थ जनरेशन अटैक का पहले ही अटैक हो चुका है। चाइनीज एम्बेसी देखें, स्टॉक एक्सचेंज देखें और लाहौर के इंसिडेंट देखें, सारी चीज़ों में ये। और उसके साथ एक फिर एक प्लान कैंपेन चलती है सोशल मीडिया के ऊपर जो फौज के खिलाफ बात करते हैं। यकीन करें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है, पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं और जान कुर्बान करते रहेंगे, ये मेरा फर्म बिलीफ है। इसलिए जिस दिन फौज कमजोर हुई, हमारा दुश्मन 1 मिनट नहीं लगाएगा हमारे पर हमला करने के लिए। उनको मालूम है कि वो कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने 27 फरवरी को भी देख लिया। हमने जो 51 कंट्रीज अफगानिस्तान में नहीं कर सकी वो हमने मुल्क में भी कर लिया। ये एक आर्दी तौर पर लहर है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब, बैरूनी अनासर से निमटना तो शायद आसान है, लेकिन ये जो अंदरूनी अनासर हैं इनसे कैसे निपटा जाए? जब इनसे निपटने की बात आती है तो उसमें फिर बहुत सारे अवामिल जो हैं दीगर कारफरमा होते हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको एक कदम लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट डिटरेंस। फौज में क्यों का हर चीज चलती है, बहुत बड़ी सख्ती से फौज में सजा और जजा का कानून है। जो भी कोई जर्नलिस्ट या कोई अपोजिशन लीडर या पाकिस्तान के शहरी या पाकिस्तान का फौजी कोई भी इसमें शामिल हो, एक दो को दे शुड बी सेट एन एग्जांपल, उनकी एग्जांपल बनाई जाए एंड इट शुड एक्ट डिटरेंस फॉर अदर्स। जहां हम ये कमजोरी दिखाते हैं कि अभी जर्नलिस्ट सारे इकट्ठे हो जाएंगे या सिविलियन इकट्ठे हो जाएंगे या अपोजिशन लीडर इकट्ठे हो जाएंगे या सिविलियन सोसाइटी खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मुसल्लह फौज ऑल हैव टू बी वन नेटेड यूनिट। जनरल साहब, इसमें यह भी तो मसला है ना कि जब इस तरह की कोई चीज आती है तो उसमें फिर आजादी इजहार पे कदगन की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें फिर यूरोप को भी याद आ जाता है कि जी हमने आपको GSP+ दिया है, उसकी फलां फलां शराइत हैं। फिर उसमें अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से भी प्रेस रिलीज आ जाती है। मसला तो ये है कि ये इतना आसान नहीं है, या जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि बैरूनी अवामिल जो हैं, बैरूनी अनासर, उनसे तो निपटा जा सकता है, लेकिन जो अंदरूनी अनासर है वो आइन की जो आड़ हालांकि जो बनती नहीं है, यानी आर्टिकल 19 इस हवाले से वाज़ेह है, उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ना उसकी कोई परवाह करता है ना कोई कानून की परवाह करता है, लेकिन उनको पूछ भी कोई नहीं सकता और आड़ ये उसकी लेते हैं। देखें, ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है, इसमें करप्ट माफिया भी है और उसके बाद बाकी कुछ ऑपोजिशन के लोग भी हैं। आई डोंट कॉल एवरीवन, इसमें कुछ लोग हैं जो इस एजेंडे पे चलते हैं। आपके सामने नवाज शरीफ साहब ने फौज के लिए क्या कुछ बोला, क्या क्या टारगेट किया, किसके एजेंडे को लेके चले। सोचने की बात है कि उसको फायदा किसको हो रहा था, क्या पाकिस्तान को फायदा हो रहा था या हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा था, ये सोचने की बात है। इस वक्त जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, एक बात याद रखें, वो आपको नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे। अमेरिका कंटेन करना चाहता है चाइना को, उसके लिए वो इंडिया को इस्तेमाल करता है, और जो इंडिया चाइना के सपोर्ट में ममालिक जैसे पाकिस्तान है वो उसको भी कंटेन करना चाहता है, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करना चाहता है। आप खुद सोचें कि हम एक इतनी बड़ी इस्लामिक मुल्क हैं, हमारी मुसल्लह फौज बैटल हार्डेंड है, हमने एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अहम है। इसके साथ अगर हम इकोनॉमिक तरक्की सीपैक के थ्रू कर लेते हैं तो आप सोचें हम अपने मुल्की फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। इसी पे क्वेश्चन करना चाहूंगी, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन वॉर के अंडर अटैक्ड है और उसके साथ साथ हमने चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, डायनामिक्स बदल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी बनाई है, जिसमें सिक्योरिटी के साथ साथ हमने अपनी इकोनॉमी को भी ऐड किया है, जिसमें हमने हेल्थ को ऐड किया, बहुत सारी चीजें हमने ऐड की हैं। तो क्या दुनिया को ये चीज हजम नहीं हो रही? किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिक वाइज स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वो हमें इस किस्म के अटैक्स, काइनेटिक किस्म की वॉर्स की तरफ दोबारा हमें डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम उसी तरफ एंगेज रहें और इकोनॉमिकली हम उस तरह से अपने आप को ना बिल्ड कर सकें। ये एक बहुत ही अहम सवाल भी है, और ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये बहुत अहम मौके पे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान बनाई गई है। इसमें
तमाम नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। डिफेंस भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, इंटीरियर भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी, एवरी। और लेकिन अहमियत किसको है? अहमियत है इकोनॉमी को। इकोनॉमी के साथ जियो स्ट्रेटजी और जियो इकोनॉमी, ये दो चीजें चलेंगी साथ तो फिर आगे बात बढ़ेगी। इसके लिए अब बाकी तमाम जो लोगों को कहा गया जी कि आप हर महीने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें तमाम मिनिस्ट्री जो हैं वो अपने अपने ड्राफ्ट लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे, अप्रूवल होंगी, फॉलो अप होगा। इट विल नॉट बी हैपन कि ये बात एक दफा बन गई तो खत्म हो गई। साथ ही साथ इसको ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से आर्मी चीफ पर अटैक किए, DGSI पर अटैक किए, फौज का नाम ले लेकर, और जहाँ तक कह दिया कि ये मुल्क तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें, और ये चंद लाख का मुल्क है, बाकी तो सबके साथ बड़ा बुरा सलूक होता है। एक तरफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने कही, लेकिन नून लीग आजकल ये तासुर दे रही है निजी महफिलों में सहाफ़ियों को फ़ोन करके कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो हमसे माफ़ी मांग रही है कि जी आपके बगैर मुल्क नहीं चल रहा, तो आपके पास ही तजर्बाकार टीम है, आप आएँ खुदा के लिए और आप इस मुल्क को चलाएँ। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांग रही है एस्टेब्लिशमेंट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट मी टेल यू, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट। इसी तरीके से बात सुने, फौज अपने आईनी कानून और आइन के मुताबिक चल रही है, जो हुकूमत को सपोर्ट करती है, जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी है वो करती है, बाकी वो अपने ऑपरेशनल काम कर रही है। हर एक, यही तो मैं यहाँ कहता हूँ, हमारे मुल्क की डायकोटमी ये है कि हम जमहूरियत भी चाहते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस नहीं करते हैं। हम इतनी अच्छी लीडरशिप क्यों नहीं लेके आते कि लोग अवाम आपकी तरफ देखें बजाय फौज की तरफ देखें। जब भी लोग परेशान होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस सिविल हुकूमत पे खत्म होता है, तो वो कहते हैं फौज आ जानी चाहिए। अभी भी हर एक देख रहा है कि किधर से फौज के लिए इशारा है। फौज किसी को इशारा नहीं देगी, ना दे रही है, खामोश बैठी है। इट इज द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियंस टू सी के गवर्नमेंट कैसे चलानी है और आपने अपना ऑपोजिशन का किरदार कैसे करना है। सर ये बताइएगा, हम बातें हैं जिसको लेकर चल। सर ये बताइएगा कि आजकल ये जो आपने बात कही अभी कि सब फौज की तरफ देखते हैं, आजकल लोग, एक और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बात हो रही है सदारती निज़ाम की। लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब आने से पहले एक सोच ये थी कि अच्छा बंदा ऊपर अगर आप बिठा देंगे तो मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान साहब आए, ये अलग बात है, उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, मांगे तांगे की हुकूमत है 4 वोटों से। लेकिन अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये बात है कि सदारती निज़ाम जो है वो आना चाहिए, और फिर अपोजिशन कहती है कि जी वो मुशर्रफ साहब वाला भी सदारती निज़ाम था, अयूब साहब का दौर भी सदारती निज़ाम था, ज़िया उल हक साहब का भी सदारती निज़ाम था, तो उन्होंने क्या दिया मुल्क को कि सदारती निज़ाम आना चाहिए। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ट्रस्ट मी, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई वुड लव के सदारती निज़ाम हो। आप मुझे खुद बताएं, इस वक्त हुकूमत 372 MNAs के पास हाईजैक्ट है। आप इन्हीं से मिनिस्टर लेने हैं, इन्हीं से आपने MPS से आपने पंजाब से दूसरी गवर्नमेंट बनानी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनानी है। बरक्स इसके अगर आप सदारती निज़ाम हो और प्रेसिडेंट जो भी बने, उसके बाद 22 करोड़ अवाम की चॉइस है प्रेसिडेंट के पास कि वो किसको मिनिस्टर लगाते हैं, किसको टेक्निकल मिनिस्टर लगाते हैं, किसको एडवाइजर लगाते हैं। अभी तो आपके पास MNA कौन होता है जो सबसे ज्यादा करप्ट? आई डोंट से एवरीवन, ठीक है, 75% करप्ट, नालायक, अनएजुकेटेड, पैसा करप्शन से लिया हुआ पैसा, लूटमार से लिया हुआ, बदमाशी से जो है वो होगा। ठीक है, क्या आप हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। ठीक है, ठीक है सर, ब्रेक का टाइम में जाते चाहूंगी कि आप इस चीज़ पे भी कमेंट कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मसला कश्मीर पर जल्द पाक भारत मुज़ाकरात की उम्मीद रखते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा भी है कि उम्मीद करते हैं मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे। तो आपको क्या लगता है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात होती है तो ये जल्द कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के हो सकता है डायलॉग के हवाले से? देखिए, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की हुकूमत का एक स्टांस है कि जब तक इंडिया 370 को और 35A को खत्म नहीं करता, कोई मीनिंगफुल डायलॉग्स नहीं हो सकते। और अगर हम डायलॉग करेंगे इंडिया के साथ इसके अलावा, तो इसका मतलब है कि हमने इंडिया के 370 35A को एक्सेप्ट कर लिया, कश्मीर पे इंडिया का कब्जा एक्सेप्ट कर लिया, और ये हम बहुत वीक ग्राउंड से उनसे निगोशिएट करेंगे। हमेशा निगोशिएट आप जब करते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग विकेट पर होते हैं, एंड यू कैन डिक्टेट योर टर्म। लेकिन 5 फरवरी को आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि वक्त आ गया है कि अब कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, मुज़ाकरात जल्द होने की
उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, क्या कोई बैकडोर को चल रहा है आपके ख्याल में? देखें, जो भी चल रहा है, सिंपल सी बात है, कंडीशन यही है। पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है, पाकिस्तान फौज भी चाहती है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने सीज फायर भी इसलिए एक्सेप्ट की थी कि हमारा दोनों तरफ हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं। हम बाहर बहुत एहतियात से फायर करते हैं इंडिया की तरफ, लेकिन उनको बहाना मिलता है, वो कोलेटरल डैमेज करते हैं, वो मोटर फायर करते हैं, आर्टिलरी फायर करते हैं, नुकसान प्रॉपर्टी का करते हैं, जानी नुकसान करते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने सीज फायर एक्सेप्ट की थी और यही हमारा स्टांस है कि जब भी बात हो मीनिंगफुल हो और पर्पसफुल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन का टाइम है, ब्रेक के बाद इस वक्त हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से कि इस वक्त ऑपोजिशन जहां पर इकट्ठी होती नजर आ रही है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अब सिचुएशन क्या होने वाली है और क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स होंगी, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, लाहौर इस वक्त सियासत का गढ़ बन चुका है और मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ लीग से मिल रही है, वहीं पर दोनों इत्तेहादियों की यानी कि MQM और काफ लीग की भी मुलाकातें हो रही हैं। और अभी की ब्रेकिंग के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने परवेज इलाही साहब को फोन किया है और जल्द मुलाकात का उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है। तो इस वक्त मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन मुलाकातों का मकसद क्या है और इन मुलाकातों के अंदर डिस्कशन क्या चल रही है। जहां पर बात की जा रही है तहरीक अदम एतमाद की, इस्तीफों की, तो इस वक्त मुलाकातों के अंदर क्या पकड़ है वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने कल के प्रोग्राम में इन मुलाकातों के हवाले से क्या कहा था कि इन मुलाकातों के अंदर डिस्कशन आखिर चल क्या रही है, मकसद क्या है, जरा पहले वो सुनिए। MQM का जो वफ्द है ये क्या मैंडेट लेकर आया है? जो आमिर खान और वसीम अख्तर हैं, मुझे MQM के बावसूख जराए ने ये बताया है कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जो मैंडेट लेकर आए हैं, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की हद तक लेकर आए हैं, इससे ज्यादा का कोई मैंडेट नहीं है। फिर वो अगर मुलाकात नून लीग से कर रहे हैं तो फिर वो काफ लीग से भी मुलाकात कर रहे हैं, फिर वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर वो सदर से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या MQM ने सबका इत्तेहादी बनना है आगे जाके? ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की हद तक है। और शहबाज शरीफ साहब की MQM से जब मुलाकात हुई तो MQM से मुलाकात के वक्त शहबाज शरीफ साहब ने क्या दरखास्त की है और इसके अगेंस्ट MQM का क्या जवाब था, ये भी सुने। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। कराची से यहाँ आए थे पंजाब के दौरे पर, राब्ता कमेटी और खालिद भाई की मशावरत से तय हुआ था कि तमाम दोस्तों से जाकर मुलाकात की जाए और बल्दियाती जो बिल सिंध असम्बली में पास हुआ था उस पर हमने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिंध में हमारे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की गई। अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है, अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़े चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। अभी मियाँ साहब की PDM और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी हैं। तो जो भी गुफ्तगू की है वो हम जाकर कराची में अपनी क़यादत को और राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फिर जो भी उसमें बातचीत होगी उससे फिर हम मुतला भी करेंगे। सो अदील, पहले तो ये बताएं कि आप तो इस्लामाबाद में, लाहौर की मुलाकातों का अहवाल आपने कैसे जाना है, और दूसरा ये बताएं कि वाकई में तहरीक अदम एतमाद आने वाली है? देखें, ये तो आमिर खान साहब ने बता दिया, खुद ही उन्होंने अपनी बात से बता दिया कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके सामने बातें रखी हैं वो भी उन्होंने वहां जाके राब्ता कमेटी के सामने रखनी है। और मुझे MQM के मुसद्दका ज़राए ने ये बात बताई है कि इस डेलीगेशन के पास इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं है, और ये चीज़ आज साबित होगी। लेकिन कल क्या चल रहा था पता नहीं, कोई तूफान आ गया। जरदारी साहब गए जरूर काफली के पास और उन्होंने बड़ी वाज़े बात की, उन्होंने काफली को ऑफर दी, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से मिट्टी शिट्टी पाओ,
तो रोटी शोटी खाओ तो जाओ, और यही कुछ हुआ। उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। अब बातें हैं जो बल्कि अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो अभी फ़ोन भी हुआ है, चौधरी परवेज़ लाई को फ़ोन भी किया गया है, PMLN ने अब जाना है, काफ लीग से मुलाकात करनी है। बाप का भी मैं बता दूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से इनका क्या मुतालबा है? इनका मुतालबा एक और वजारत का इजाफा है बस। और ये तो इत्तेहादियों का वैसे हक भी होता है कि इस तरह के मौके पर यही टाइम होता है अपनी बात मनवाने का। काफ लीग ने भी इसी तरह मनवाई। देखें, इत्तेहादी क्यों ये मिस एडवेंचर नहीं करेंगे, ये मैं आज वाजे कर दूं, बता दूं। यानी कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पर ऑपोजिशन के साथ नहीं मिलेंगे। ये क्यों नहीं मिलेंगे मैं बताता हूं। गुजरात जाकर मैंने खुद देखा है, गुजरात की इस वक्त जो हालत है, वहां तरक्याती काम अब जाकर अभी शुरू हुए हैं। सड़कें इस वक्त टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो काम शुरू हो चुका है और ये काम अगले कई महीनों में जाके मुकम्मल होना है। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा अरसा भी लग जाना है। ये वो टाइम है जिसमें आपने जो तरक्याती काम शुरू किए हैं, इनकी बुनियाद पे आपने अगले इलेक्शन में जाना है। और फंड्स की अगर बात देखी जाए तो पीटीआई के अपने लोगों को फंड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इत्तेहादियों को पूरे फंड मिल रहे हैं। गुजरात के चौधरियों ने तो जहां जहां इनके MNA MPAs हैं, वहां पर इन्होंने अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगवाई हुई है। अपने अपने जिलों में तो ये हाकिम है, फंड्स इनको भरपूर मिल रहे हैं। बिल्कुल अपने फाइनल स्टेजेस पे तरक्याती कामों का जो मामला इलेक्शन से पहले होता है उसमें ये जा चुके हैं। ये तो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यही सूरत हाल MQM की है और यही सूरत हाल दीगर की है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक वजारत जो है वो इजाफी मांग रही है। अब आते हैं जी, तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी या नहीं? पहली बात तो यह, कामयाब होना तो बहुत दूर की बात है, तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आएगी भी या नहीं। अब आप ये देखें, लाहौर में मुलाकात जो हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की, इस मुलाकात में जो चीज वाज़े तौर पे इन्होंने कही, कोई डकी छुपी नहीं, वाज़े तौर पे कही कि हुकूमत को घर भिजवाने के हवाले से आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की बात की गई। फैसले कहां होंगे जी? हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसले करेगी। कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त तक चल रहा था। उसके बाद फैसला क्या आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दे देते हैं। अच्छा जी, फिर सब नजरें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब लग जाती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक वीडियो क्लिप आता है जिसमें वो सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं बरतानिया में, और उसमें वो कहते हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया कि आगे बढ़ेंगे। किसी के पास कोई लाया अमल नहीं है। अभी MQM के आमिर खान साहब भी यही कह रहे थे कि अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऑपोजिशन के पास। तो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जो है वो कैसे आनी है? अच्छा, इसमें खुद सदीक जान साहब जो हैं, उनसे वो अक्सर इस प्रोग्राम में भी कहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी अक्सर इनको हम सुनते हैं ये कहते हुए। एक तो ये बात अब सच होती नजर आ रही है। सदीक जान साहब ने ये जो दावा किया था ना कि नून लीग खुद टूट फूट का शिकार हो रही है, बल्कि अब तक की इतलात हैं कि इस मामले में ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब जाने ना जाने और ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद वाले मामले पे इसमें बड़ी डिवीजन सामने आई है। यही वजह है कि कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कोई फैसला ना कर सकी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की कोर्ट में गेंद फेंक दिया, वो भी फैसला नहीं कर सके क्योंकि अपने इनके लोग इसकी फेवर में नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का अगर शॉट आज दोबारा वो चलवाएं ताकि पता चल सके कि उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी की बात की है, तो समझ आता है, जो लॉजिकल है कि कितना मुश्किल काम है जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक टीवी इंटरव्यू में बात की, अगर वो आप चलवा सकें तो। जी अदील, यानी कि ऑपोजिशन को भी इस वक्त इल्म है कि जो वो काम करने जा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है ना, ये हकीकत के करीब तर बात है। इसको अब किसी इंफॉर्मेशन से हटके, किसी एनालिसिस से हटके कोई अगर इस पर अपना जहन अप्लाई करे तो राना सनाउल्लाह साहब ये जो कह रहे हैं कि इन 15, पहली बात तो उन्होंने ये कह दिया कि इन अगर हम उनके 15-20 बंदे नहीं लाते ना तो ये नहीं हो सकता। इत्तेहादियों की सूरत हाल आपने देख ली है, और इत्तेहादी ये एडवेंचर क्यों करेंगे, मिस एडवेंचर क्यों करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर उनके 15 बंदे लाए जाएं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने बता दिए हैं। उसके नतीजे में क्या होगा? आप किसी 15 MNA को जब तोड़ेंगे तो उस हलके में
जो आपका बंदा होगा, यानी आपने उसको टिकट देने के लिए लाना है ना, उसको वैसे तो नहीं लाना। आपने जब उसको टिकट देनी है तो उसके हलके में आपका जो बंदा हारा हुआ होगा 5-7 हजार के मार्जिन से, जो आपका वोट बैंक है वहां, वो तो खराब होगा। तो ये पीएमएलएन के अंदर राय पाई जाती है कि ये जो ऑप्शन है ना, कि इनके लोग तोड़ के ला के आप अपने लोगों को नजरअंदाज करें और तहरीक अदम एतमाद के लिए आप ये काम करें, तो ये असल में सारी बात राना सनाउल्लाह साहब ने बता दी है। आज दोबारा इसलिए ये उनका साउंड बाइट चलवाया है। कल भी हमने इस पे बात की, सिद्दीक साहब ने बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पीटीआई के 15-20 लोग नहीं तोड़ते और इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं चलते तो तहरीक अदम एतमाद तो फिर खत्म। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना तो दूर की बात, तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही है तहरीक अदम एतमाद। और इस्तीफों के ऑप्शन पर पहले भी गौर करके देखा गया है, उस पर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड पर हो गई थी। तो सिद्दीक, आप क्या समझते हैं, जब ये पॉसिबल नहीं है, ना इत्तेहादी मानेंगे और ना ही ऑपोजिशन हुकूमत के बंदे लेना चाह रही है, तो ये पॉसिबल किस तरह से होगा? और जो मुलाकातें हैं फिर इनका तो कोई मकसद ही ना हुआ, तो बेमकसद मुलाकातें हो गई। देखिए, पार्टी के अंदर आप सूरत हाल ये देख लें, अगर हमारे पास शॉट तैयार है शाहिद खान अब्बासी साहब का, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब बता रहे हैं कि उनको आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का कैसे पता चला। तो ये एक मुख्तसर चंद सेकंड्स का क्लिप जो है वो बता रहा है कि नून लीग के अंदर वो जो आपका ही जुमला है जो इसके कॉपीराइट साहब के पास है कि पक क्या रहा है। तो अगर वो तैयार है प्रोड्यूसर साहब तो वो चला बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनको आज कैसे पता चला शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात का, जरा ये सुनिए। यानी कि वाकई में सिद्दीक कुछ तो पक रहा है कि शायद खान अब्बासी साहब को पता नहीं हो, नायब सदर है पार्टी के, जो पक रहा है ना वो बड़ी खतरनाक चीज पक रही है पार्टी के अंदर। देखेंगे जो वजीर आजम रहे नून लीग के साबिक वजीर आजम है, जो मरियम नवाज साहिबा, जिनको अपने चचा पर तरजीह देती हैं, इस वक्त मसला यह है कि कंट्रोल पार्टी का चला गया शहबाज शरीफ साहब के पास। मरियम नवाज साहिबा कभी नहीं चाहती थी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी उनके घर आए, क्योंकि जिस तरह के एक दूसरे पर इल्जामात लगा चुके हैं, खून के ताने एक दूसरे को दे चुके हैं, यहाँ तक कि जरदारी साहब कह चुके हैं नवाज शरीफ इस धरती के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, उनको कभी माफ नहीं करेंगे, अगर माफ करेंगे तो अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। हर मोहल्ले हर गली में वो नवाज शरीफ के साथ और नून लीग के साथ लड़ाई करेंगे। तो उसके बावजूद आप देखें मरियम नवाज साहब सिलेक्टेड कह रही थी बिलावल को, किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ चले गए हुए थे। और मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी जो है वो ख्वाजा साद रफीक साहब की मौजूदगी की है, जो सबसे दबंग अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई तकरीरें किया करता था तो वो चौधरी निसार के बाद साद रफीक साहब थे। पता नहीं उन्होंने जरदारी साहब से नजरें कैसे मिलाई होंगी, क्योंकि क्या करते थे कि जरदारी के बिलावल के वालिद का पेट कब भरेगा, इनके पेट की दोज़ख कब भरेगी, कितनी करप्शन करनी है, कितनी लूट मार करनी है, कितनी दो नंबरियां करनी है, कितने डाके डालने हैं। और आज वही साद रफीक साहब हाथ बांध के और वेलकम कर रहे थे। अगर एक तरफ ऑपोजिशन की मुलाकातों का कोई मकसद नहीं है, तो फिर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जलसों की तैयारी क्यों कर रहे हैं, जलसों का शेड्यूल क्यों जारी कर रहे हैं? ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पर एक तरफ ऑपोजिशन इस वक्त मुलाकातों पे मुलाकातें कर रही है, आइदर उनका कोई रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा, लेकिन इसी के मुकाबले में कप्तान अवाम के पास जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने एक जलसों का नया शेड्यूल भी फाइनल कर दिया है। तो सिद्दीक, क्वेश्चन अब ये है, अगर वजीर आज़म इमरान खान साहब को कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो फिर इस वक्त वो अवाम के पास क्यों जा रहे हैं? उन्होंने जलसे और जुलूस क्यों शुरू करने का ऐलान किया? देखें, एक तो मारिया आपने कहा कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद के लिए पर तोल रही है और ये तासुर दिया जा रहा है कि बहुत मुलाकातें हो रही हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज है 8 फरवरी है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कोई अदम एतमाद नहीं आनी, और ये एंड पे जाकर कोई ना कोई बहाना कर देंगे, कह देंगे कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी हुकूमत के सर पे हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे, इस तरह को बहाना करके और ये भाग जाएंगे अदम एतमाद लाने से। अदम एतमाद पेश नहीं होगी, क्योंकि अदम एतमाद लाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए ये कोई ना कोई बहाना करके, ड्रामा करके और निकल जाएंगे। जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब क्यों जलसे करने जा रहे हैं, इसकी 3-4 वजूहत हैं। पहली बात तो यह है कि जाहिर है अब एक तरह से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, इमरान खान साहब ने जाके बताना है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कौन कौन से मंसूबे इन्होंने शुरू किए, क्या क्या किया। दूसरी वजह यह है कि जब बलदियाती इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा फिर इमरान खान साहब नहीं जा पाएंगे। और तीसरी इसकी वजह यह है कि देखें, पीपल्स पार्टी है, उनके पास कौन कौन है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, बख्तावर साहिबा हैं और उनकी फैमिली की, यानी कोई भी, या फरियाल तालपुर साहिबा हैं, उनमें से उनकी फैमिली में से कोई भी जाता है तो उसको लीडरशिप कंसीडर किया जाता है, उसको कहा जाता है कि लीडरशिप आई है पीपल्स पार्टी की।
शरीफ फैमिली में, नून लीग में इसी तरह से है, कहीं पे नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं, यानी खिताब कर लेते हैं ऑनलाइन, कहीं पे शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, कहीं मरियम साहब चली जाती हैं, कहीं हमजा शहबाज साहब चले जाते हैं, कहीं पर अब नई ब्रांडिंग हो रही है, जो इनके बेटे हैं जुनैद सफदर साहब, उनकी ब्रांडिंग हो रही है। वो फिर रुक से गई है वैसे नहीं, वो पार्टी के अंदर तरीके से उनकी ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है। तो उसको ये कंसीडर किया जाता है कि नून लीग की लीडरशिप आई है। तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप में एक ही शख्सियत है और वह इमरान खान, ना उनके बेटे हैं सियासत में, ना कोई और उनका फैमिली मेंबर है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ में अगर कोई क्राउड पुलर है, ठीक, वो इमरान खान साहब खुद हैं। अगर किसी की बात का वजन है वो इमरान खान साहब है। अगर कारकुनान किसी की बात सुनते हैं या उसके इम्पैक्ट है तो इमरान खान हर जगह पर इमरान खान हैज टू बी देयर। देखें, अभी तो वो जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के तमाशा देख रहा हूँ, मैं यहाँ मसरूफ होता हूँ, देखता रहता हूँ क्या तमाशे कर रहे हैं ये अपोजिशन वाले, मैं खतरनाक हो जाऊंगा अगर मैं सड़कों पर आ गया, मैं पोजीशन में चला गया। अब जब इमरान खान साहब जलसों में आएंगे तो ये एक तरह की इलेक्शन कंपेन होगी, और इस इलेक्शन कंपेन में आप देखेंगे वो बताएंगे लोगों को। देखें, अभी जो आखिरी उनकी कन्वर्सेशन थी अवाम के साथ, जो कॉल्स उन्होंने ली, उसका अगर आप इम्पैक्ट देखें, उसका बहुत इम्पैक्ट आया जब उन्होंने बताया हाँ है महंगाई, लेकिन साथ उन्होंने कंपैरिजन किया, कंपेयर किया दुनिया की महंगाई के साथ। उन्होंने बताया कि कोविड आया, ये मसाइल थे, उनका एक इम्पैक्ट था, लोगों को एक बात समझ आई। तो इमरान खान साहब जब खुद जाके जलसे करेंगे, तकरीरें करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ा टारगेट जो है वो जाहिर है आम इंतखाबात से पहले वो बल्दियाती इलेक्शन है। और साथ ही इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एक जो उनकी हुकूमत को माशी तौर पर मुश्किलात का सामना था, तो उस तो आपको क्या लगता है, अभी इस वक्त चूंकि इमरान खान साहब ने आवाम के अंदर जाने का प्लान तो कर लिया है, लेकिन क्या महंगाई का जो मेजर फैक्टर है जो आवाम को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके हवाले से इमरान खान साहब तैयार हैं कि किस तरह से कैटर करना है आवाम को इस हवाले से? देखें, ये बड़ा एक मुश्किल काम है, आप दुरुस्त कह रही हैं, बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन वो आवाम को जाके बताएंगे कि महंगाई है, उसकी ये वजूहत है, लेकिन साथ साथ हमने ये चीजें भी की हैं। जाहिर है वो अपनी कामयाबी गिनवाएंगे, और खासतौर पर पंजाब में जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पैकेजेस दिए गए हैं, तरक्याती पैकेज दिए गए हैं, कौन कौन सी सड़कें बन रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से कॉलेजेस, अब यही है कि हॉस्पिटल, ये बताएंगे। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह इस पर डिटेल से भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान आखिरकार आवाम के पास क्या लेकर जाएंगे और किस चीज पर वो अगले इलेक्शंस के लिए वोट जो है वो आवाम से मांग सकेंगे। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।